उड़ीसा में एक जगह है झारसुगुड़ा। यहां पर उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास, तो नव किशोर दास एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे इस जगह पर, और ये उनका पूरा अपना ही इलाका है। झारसुगुड़ा से ही वो विधायक हैं लगातार पिछले 3 बार से। तो वो एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तभी वर्दी में, एक उड़ीसा पुलिस की वर्दी में एक शख्स आगे आता है और अचानक उनकी गाड़ी से उतरते उन पर गोलियां चला देता है। गोली बेहद करीब से चली थी, सीने में गोली लगी। लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है। कुछ लोग अब उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक वो 2 और गोली चलाता है, उसमें एक और शख्स को गोली लगती है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। कुछ पल के लिए तो ये लगता है कि कहीं ये कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है, ये पुलिस की वर्दी में कोई टेररिस्ट तो नहीं है। खैर, उसको जल्दी पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद फिर पता चलता है कि नहीं, ये उड़ीसा पुलिस का ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम गोपाल कृष्ण दास है। इसके बाद खैर नव किशोर दास जी जो है मंत्री, उनको फौरन वहां के लोकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालत नाजुक थी क्योंकि गोली सीने में बिल्कुल दिल पे ही लगी थी शायद। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर ले जाया जाता है, वहां अपोलो अस्पताल में, लेकिन बचाया नहीं जा सकता और फिर उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद से ये बातें थी कि आखिर एक पुलिस वाले ने एक स्टेट के मिनिस्टर को गोली क्यों मारी, क्या रीजन थी, क्या मोटिव था, क्या मकसद था। उसको लेके तमाम बातें शुरू हो गई। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो खुद नव किशोर दास के बहुत ही करीबी थे, और एक उड़ीसा का ये अब तक का सबसे बड़ा एक इंसिडेंट हो। बड़ा पीसफुल स्टेट है ये, यहाँ आमतौर पर क्राइम और इस तरह की चीजें कम होती हैं जो देश के बाकी हिस्सों में होती है। तो ये एक मिनिस्टर का इस तरीके से कत्ल, तमाम सुर्खियां बनी, न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में। और फिर जिन नव किशोर दास का कत्ल हुआ था, वो एक ताकतवर मंत्री थे। कोरोना काल में उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत कुछ काम किया था उस वक्त, और उसके लिए बड़ी तारीफ हुई थी। और वो सबसे अमीर मिनिस्टर भी थे उड़ीसा कैबिनेट में। उन्होंने इलेक्शन के वक्त में जब अपनी तमाम जायदाद दौलत जो डिक्लेयर की थी, उस वक्त करीब 34 करोड़ रुपीस, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट, होटल, माइनिंग का कारोबार है। उनकी वाइफ के पास भी काफी दौलत है, उन्होंने भी जब डिक्लेयर किया था करीब 30 करोड़। और नव किशोर दास को गाड़ियों का बड़ा शौक है, कहते हैं करीब उनकी अस्तबल में कहें तो 80 कारें हैं। तो बेहद अमीर और सबसे अमीर मंत्री उड़ीसा के, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनका इस तरीके से कत्ल होना बहुत सारे सवाल और शक पैदा कर रहा था। इसी के बाद फिर, अब चूंकि मुख्यमंत्री के करीबी थे, एक ताकतवर मंत्री थे, स्टेट गवर्नमेंट ने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जांच के लिए, और कहा कि इस कत्ल के मोटिव यानी मकसद को सामने लाया जाए। लास्ट संडे यानी 29 जनवरी को यह कत्ल हुआ। आज फ्राइडे है, लगभग 5-6 दिन हो गए, मोटिव सामने नहीं आया। अब हर एक के मन में है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक पुलिस अफसर ने अपने स्टेट के एक मिनिस्टर का खून किया। शुरुआती जब तफ्तीश आई तो पता चला कि ये जो एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये इसी एरिया का है, मतलब झारसुगुड़ा का, जिस एरिया से मंत्री जी आते हैं। फिर इसके बाद फैमिली तक लोग पहुंचे तो पता चला कि 6-7-8 साल पहले इसको थोड़ी बायोपुलर की बीमारी थी, जिसमें बड़ा तेज जल्दी गुस्सा आता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर इसने डॉक्टर से इलाज किया, वो डॉक्टर भी सामने आए, उन्होंने कहा था कि ये मेडिसिन खाते रहना वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वो मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये पता नहीं, फैमिली को भी पता नहीं, क्योंकि बीवी का कहना था कि वो अपने घर से करीब 300-400 किलोमीटर दूर ड्यूटी करता है, तो अब डेली दवा खाता है कि नहीं उन्हें नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसको लेकर एक सवाल भी उठा कि अगर एक पुलिस अफसर जो इस तरह की बीमारी का शिकार है, तो उसे फिर एक तो ड्यूटी पर और ऊपर से उसको सरकारी पिस्टल क्यों दी गई, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। तो खैर ये सारी चीजें चल रही थी, इधर कमेटी भी बनी, इंक्वायरी भी हुई, और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई कि इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आखिर कत्ल की वजह क्या है, क्योंकि हर कोई
कत्ल की वजह जानना चाहता है कि एक एएसआई का एक मंत्री से क्या पंगा था, क्या दुश्मनी थी। शुरुआत में जो खबर आई पहले वो ये थी कि इस एएसआई ने अपने एक रिश्तेदार की नौकरी की पैरवी की थी मंत्री जी से, क्योंकि वो उनके इलाके का एमएलए और मिनिस्टर है वो। तो उसने कई बार की, लेकिन उन्होंने माना, मतलब नहीं माने वो, और उसे बड़ी बेइज्जती लगी कि हमारे इलाके के होकर और हमारे एक रिश्तेदार की नौकरी नहीं लगा रहे। तो क्या इस गुस्से में उसने मंत्री जी को मार डाला? पहली चीज ये आई। फिर दूसरी और बातें आई सामने, वो ये कि जिस जगह पे इसकी पोस्टिंग थी, इस झारसुगुड़ा में, वहां से इसका घर दूर था काफी, कई सौ किलोमीटर। तो अपने बीवी बच्चों से ये मिल नहीं पाता था, छुट्टियां कम मिलती थी। तो इसने फिर मंत्री जी से सिफारिश की कि वो उसका ट्रांसफर कर दें उसके अपने घर के करीब, तो वहां वो परिवार, बीवी बच्चे से अपना मिल भी सकेगा। लेकिन ये ट्रांसफर भी नहीं हुआ। तो क्या ट्रांसफर न होने की वजह से उसे गुस्सा आया और उसने मंत्री जी को गोली मारी? तो रिश्तेदार की नौकरी और दूसरा ट्रांसफर, ये दो वजहें तमाम मीडिया में सुर्खियों में रही। लेकिन क्या यही असली वजह थी या फिर वजह कुछ और थी? वैसे कुछ और वजह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन वो पुख्ता तौर पर उसके कोई सबूत नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब यह हुआ कि इसने एक तीसरी वजह बताई, और वो वजह बताई नहीं, लेकिन उस वजह से जुड़े हुए सबूतों के बारे में जानकारी दे दी। और वो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है कि एक पुलिस वाला एक मंत्री का कत्ल करता है और उससे पहले वो कैसे कैसे प्लानिंग करता है। मतलब अचानक गुस्से में और ये सारी चीजें नहीं हुई, और जिस तरीके से उसने सारी चीजें की, वो कहीं ना कहीं ये इशारा देती है कि कत्ल की वजह कुछ और है। अब उसी वजह के लिए ये आज की पूरी कहानी है। जब 29 जनवरी संडे को दोपहर को इसने मंत्री जी पर गोली चलाई, उसके बाद फिर 2 और फायर करके ये भागना चाहता था, लेकिन ये बच गया, और लोगों ने और फिर वहां पे जो बाकायदा बाकी लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब चूंकि उसी इलाके के एक एमएलए और एक मिनिस्टर दोनों थे वो, तो उनका खून हुआ था, तो उनके समर्थक भी गुस्से में थे। फिर ये भी था कि कहीं पुलिस भी गोली ना चला दे उसके ऊपर, लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया। उसके बाद लोगों से बचाते हुए, ताकि मंत्री जी के समर्थक उस पर हमला न करते, उसे उस इलाके से निकाला गया। और फिर वहां से निकालने के बाद झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का अपना एक पुलिस स्टेशन है, तो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इस गोपाल कृष्ण दास एएसआई को ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान में खबर भुवनेश्वर तक पहुंच गई थी, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर तक, और उन्होंने फौरन अपने तमाम आला पुलिस अफसरों को कहा कि इस पर फौरन कार्रवाई करो। तो मामला हाई प्रोफाइल था, एक मिनिस्टर के वैसे भी कत्ल का मामला था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उनकी मौत भी हो चुकी थी। तो अब इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस लगभग 4.5 घंटे तक एएसआई से पूछताछ करती है। वो कुछ कुछ बताता रहता है। पूछताछ करने के बाद अब शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद पुलिस सबको लगता है कि यहाँ पे भी इसको रख के पूछताछ कर रहे हैं, तो ये खबर मंत्री जी के समर्थकों और बाकी लोगों तक पहुंच जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो इसके किसी और गुप्त ठिकाने पर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई थी कि इस एएसआई की जान को खतरा, उस पर हमला हो सकता है। तो पुलिस की टीम शाम को अंधेरा होते ही फिर इस झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन से एएसआई को निकालती है और किसी और खुफिया ठिकाने पर ले जाती है और वहीं रात को रखती है। अभी दौरान अब चूंकि मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी, अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने क्यों किया ऐसा, वजह क्या थी। वो इधर उधर टरकाता रहता है। फिर वो किस्तों में कुछ बातें बताता है। वो पहली चीज ये कहता है कि मैंने मंत्री जी को अचानक नहीं मारा, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा था करीब 1 महीने से। इस 1 महीने के दौरान सबसे पहले मैंने जो जगह चुनी थी उन्हें मारने के लिए, वो मंत्री जी का अपना घर था झारसुगुड़ा में, क्योंकि वो अक्सर आते थे, कार्यकर्ताओं से ही मिलते थे। तो अक्सर उनके घर पे जाता और घर के बाहर वो घूमता रहता और लोगों से पूछता मंत्री जी घर पर हैं। तो कई बार होता कि नहीं, वो दौरे पर हैं, कहीं कहीं और हैं। 1-2 बार घर पे भी थे, लेकिन उनके आसपास पीएसओ, बाकी सिक्योरिटी, सब कुछ। तो उसने कहा मैं उनको सामने से मारना चाहता था, और वो भी सीधे सर में गोली मारना था।
तो इन 5 बार में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला कि मैं सामने से मारूं और सर पे गोली मारूं। तो वो मौका चला गया, पर मैं ताक में लगा रहा, लगातार मैं रेकी करता रहा, उनके प्रोग्राम को फॉलो करता रहा, कब कहाँ क्या है। इसी दौरान उसने कहा कि मुझे पता चला कि 29 जनवरी को वो झारसुगुड़ा में आ रहे हैं, और इस झारसुगुड़ा में ही इससे एएसआई की ड्यूटी थी, लेकिन थाने में नहीं थी। उस दिन उसकी ड्यूटी थी ट्रैफिक को संभालने की ड्यूटी थी, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी थी। तो उसको होना चाहिए था सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने के लिए, लेकिन जिस जगह पे मंत्री जी का कार्यक्रम था वो अपनी असली ड्यूटी को छोड़कर उस जगह वहां पहुंच गया। अब उसका कहना था कि उसे सीधे सामने से गोली मारनी थी सर पर, लेकिन और तब मारनी थी जब मंत्री जी कार के अंदर ही होते, लेकिन इत्तेफाक से वो थोड़ा सा लेट हो गया और मंत्री जी थोड़ी जल्दी कार का उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वो बाहर उतर आए। जब वो बाहर उतर आए तो फिर मौका नहीं था कि कोई कार्यकर्ता, तमाम लोग भीड़ थी, तो सर पे गोली मारने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने फिर सीने पे गोली मारी, वरना वो कार के अंदर सीधे सर पे गोली मारना था। उसकी इस बातचीत से एक चीज साफ हो गई, वो ये कि वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसकी गोली के बाद मंत्री जी जिंदा बचे। अब ये उसने पुलिस को सारी बात बताई कि हमने रैकी की, ये तमाम चीजें, यहां तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद जो उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा कि मंत्री जी को मारने की प्लानिंग तो मैं 1 महीने से कर रहा था, लेकिन ये भी मुझे पता था कि जिस दिन मैं मंत्री जी पर हमला करूंगा या उन्हें गोली मारूंगा, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। या तो मंत्री जी के साथ जो गार्ड हैं, पीएसओ उनके, वो लोग, या फिर उनके समर्थक, और या फिर पुलिस, क्योंकि आमतौर पर ऐसे नेताओं के समारोह में, कार्यक्रम में लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ही मैं मंत्री जी पर हमला करूंगा, इनमें से कोई आगे बढ़ेगा और वो मुझे मार देगा मौके पर ही, तो मेरे जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं मंत्री जी को गोली मारने के बाद। उसने कहा ये मैं मानकर चल रहा था कि मैं इधर मंत्री जी को मारूंगा और सामने से या तो उनके समर्थक या उनके गार्ड या पुलिस वाले मुझे मार देंगे गोली। तो अगर ऐसा होता तो फिर वो राज मेरे साथ चला जाता जिसकी वजह से मैंने मंत्री जी की जान ली। मैं चाहता था कि मंत्री जी को जब मैं मारूं और उसके बाद चूंकि मुझे यकीन था कि मैं मर जाऊंगा, तो जमाने के सामने मंत्री जी के कत्ल की वजह आए, इसके लिए भी मैंने तैयारी की। उसने बताया कि उसने एक कागज पे स्वास्थ्य मंत्री के कत्ल की पूरी वजह लिखी कि मैंने क्यों मारा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और क्या क्या मैंने किया इस कत्ल को अंजाम देने के लिए। बोला मैंने डिटेल में एक कागज में वो सारी बातें लिखी, यानी कत्ल का मोटिव, मकसद जिसको सब जानना चाहते हैं, वो उसने अपने हाथों से एक कागज में लिखा और लिखकर उसने बोला कि मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया 29 तारीख को, जिस दिन ये मौका मिला, और अगर उस दिन मैं कामयाब ना होता तो शायद उस कागज को फाड़ देता। लेकिन मुझे ये यकीन था कि मंत्री जी को गोली मारने के बाद मैं चूंकि बचूंगा नहीं, तो फिर जब पुलिस तलाशी लेगी, जांच करेगी, तो मेरे जेब से वो कागज बाहर आएगा, और जब वो कागज बाहर आएगा तो फिर दुनिया को पता चलेगा कि मैंने मंत्री जी का कत्ल क्यों किया। उसने कहा कागज मैंने लिख लिया, सब कुछ ठीक था, फिर मैंने मंत्री जी को गोली मार दी। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने मुझे बचा लिया उस भीड़ से और मैं पकड़ा गया जिंदा। यानी मैं ये सोच के चल रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा पकड़ा गया। तो जो पहली सोच थी वो मेरी गलत हो गई कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद कत्ल की वजह सामने आएगी, और वो वजह सामने आएगी मेरे उस कागज के जरिए जो मैंने लिखकर अपनी जेब में रखे थे। लेकिन अब मैं जिंदा पकड़ा गया। पुलिस मुझे पकड़कर फिर वहां से भीड़ से बचाकर इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले गई, और वहां अलग से मुझसे करीब 4.5-5 घंटे पूछताछ की। उसने कहा वहीं पूछताछ के दौरान मैंने बीच में एक बार कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। बोला मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद बोला मैंने वो कागज अपनी जेब से निकाला जिस कागज पे मैंने मंत्री के कत्ल की वजह लिखी थी। चूंकि अब मैं जिंदा था, मरा नहीं, तो मेरे लिए अब ये कत्ल की वजह को इस वक्त आम करना मुनासिब नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं बच गया हूं तो इस कागज
को किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैंने उस कागज को वॉशरूम में जाकर टॉयलेट में डाला और फ्लश चला दिया। तो सारी वजह उस कागज में। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी ये बातें सुनी, उसका बयान सुना, उनका भी दिमाग घूम गया। अब उससे पूछ रहे हैं कि तुम मोटिव बताओ। 5 दिन हो गए वो अपनी जुबान नहीं खोल रहा। वो भी पुलिस वाला है, उससे सारे तरीके पता है। लेकिन उसके इस बयान के फौरन बाद पुलिस हरकत में आई और वापस एक टीम को भेजा गया इसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में और उस वॉशरूम में, और बाकायदा पूरी एक टीम घंटों लगी रही उस टॉयलेट, उस फ्लश और उस सेप्टिक टैंक, उसकी बाकायदा मजदूरों को बुलाकर तलाशी ली गई। घंटों की तलाशी के बाद कुछ कामयाबी मिली, वहां से कुछ कागज के टुकड़े मिले। अब जाहिर है कागज पानी के अंदर कागज एक तो गीला होकर फट भी सकता है, लेकिन कुछ कागज के टुकड़े मिले हैं और जो सोर्सेज है वो ये है कि उसमें कुछ लिखे हुए शब्द भी मिले हैं, लेकिन टुकड़े बहुत सारे हो चुके हैं। अब उनके पुलिस के लिए चुनौती है, फॉरेंसिक टीम को ही बुलाई गई है कि इन कागज के टुकड़ों को एक साथ किया जाए, और अगर ये कागज पे जो लिखा है उसने अगर इसे बॉल पेन से लिखा है तब तो वो लिखावट बरकरार रहेगी और क्या लिखा है पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसने जेल पेन या फिर इंक वाले पेन से लिखा है तो फिर पानी उस स्याही को मिटा डालेगी या उस जेल पेन की स्याही को मिटा डालेगी। तो अभी ये पता नहीं है कि वो किस पेन से उसने लिखा था, बॉल पेन से, जेल पेन से या इंक वाले से। लेकिन कुछ कागज के टुकड़े बरामद हुए और इसका मतलब ये था कि एएसआई सच बोल रहा था कि उसने जो कुछ लिखा कत्ल की वजह कागज पर वो उसने फ्लश कर दिया था और वो बरामद हो गया वहां से सर्च ऑपरेशन के बाद, और फॉरेंसिक टीम को इसमें लगाया गया। लेकिन यहां पे अब दो चीजें हैं। एक, क्या फिर उन कागजों की अब जरूरत क्यों पड़ रही है जबकि आपके सामने आपकी कस्टडी में वो आरोपी कातिल पुलिस वाला मौजूद है? तो अपने मुंह से भी वजह बता सकता है, लेकिन जो अभी तक सोर्सेज हमारे हैं वो बता रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर वजह बताने को तैयार नहीं। एक तो चूंकि वो बाइपोलर बीमारी और उसका इलाज भी चल रहा है, दूसरा ये भी है कि कहीं कुछ उसको अब 24 घंटे निगरानी में रखे जा रहे कि कहीं कुछ कर न ले, तो वो अभी तक अपने मुंह से बता नहीं रहा। दूसरा, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो अगर सपोज उसने वजह पुलिस को बता भी दी कि मैंने इसलिए मारा, तो अदालत में वो मुकर जाएगा और पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान उसका कोई मान्य नहीं रखता। फिर उससे जुड़े हुए तमाम आपको सबूत को हासिल करना होगा। तो इसीलिए पुलिस चाहती है कि वो कागज और उस कागज की लिखावट, वो दोनों एक दस्तावेजी सबूत के तौर पर उसके पास हो, ताकि अदालत में इसके जरिए वो एक पुख्ता केस तैयार कर सके। और जहां तक इसे एसआई की बात है, वो अभी तक वजह नहीं बता रहा। लेकिन अब यहां से कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि एक पुलिस वाला एक कत्ल करता है, आमतौर पर ऐसे कत्ल में जब कोई कातिल रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो तमाम कहानियां सुनाता है। इसने एक भी कहानी नहीं सुनाई। हाँ, इसने सारे अब तक फैक्ट्स बोले कि मैं 1 महीने से पीछे था, मैं 5 बार घर गया, पुलिस ने पता किया तो पता चला हाँ है। कुछ ऐसी एक तस्वीरें भी आई जिसमें ये मंत्री के फंक्शन में मौजूद था, इसकी भी तस्वीर है। फिर इसने बताया कि यहाँ के सारे प्रोग्राम थे 29 के, वो भी देखा, फिर आया, सब कुछ किया। लेकिन उसे मालूम था कि वो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर ऐसी क्या वजह है वो जो नहीं चाहता था कि उसके जीते जी जमाने के सामने आए? मतलब उसने तय कर रखा था कि जो भी उसने कागज पे लिखा है ये आम तब हो जब वो मर जाए। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह को वो अपने जीते जी सामने नहीं लाना चाहता? और यहीं पे पुलिस के लिए मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि पुलिस उससे जो भी पूछ रही है वजह, वो इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आए उससे एक बात साफ है कि वो वजह बेहद अजीब होगी। अब वो वजह किस हद तक कहां जाकर ले जाए इस केस को मालूम नहीं, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि उस कागज के टुकड़े के जरिए और बाकी चीजों के जरिए, क्योंकि अब पुलिस का काम है, अगर स्टेट के एक मिनिस्टर का कत्ल होता है और एक पुलिस अफसर करता है तो उस कत्ल का मोटिव क्या था ये पता करना जरूरी है। और पुलिस इस काम में लगी हुई है। लेकिन हैरानी मुझे भी इस बात पे खुद है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो वो लिखता तो है
लेकिन फिर जिंदा पकड़ाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो नहीं चाहता है कि उसके जीते जी ये वजह सामने आए। तो क्या उसके जीते जी ये वजह सामने आ पाएगी? क्योंकि सारे राज उसी के सीने में।